तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 116 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अर्थ को खरीदने चला गया था ताकि वो उसका लीडर बन सके। अब उन गवर्नमेंट्स के लोग कहते हैं कि क्या तुम सच में प्लैनेट को खरीदना चाहते हो। अब उन लोगों ने शायद ही इस शब्द को पहले सुना था, क्योंकि प्लैनेट खरीदने की बात बहुत सालों पहले हुई थी। अब कोई भी प्लैनेट को खरीदना तो चाहता था, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब एक स्किनी आदमी आता है जो कि गवर्नमेंट का ही आदमी था, और वो इन तीनों को अपने पीछे आने को बोलता है। अब लू फेंग, होंग और थंडर गॉड उनके पीछे जाने लगते हैं, और यहाँ पे वो 34th फ्लोर पे चले आते हैं। अब फिर वो ऑफिसियल फिर से उनसे पूछता है कि क्या आप सच में प्लैनेट को खरीदना चाहते हैं। तो लू फेंग कहता है कि हाँ। अब वो ऑफिसर कहता है कि आप जितनी इंफॉर्मेशन दिए हैं हम उसे चेक कर रहे हैं, और वो कहता है कि इसे खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत होने वाली है। और वो ये भी कहता है कि ये प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री ऑफ लाइफ की है, और इसका लोएस्ट प्राइस भी 300 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स होंगे, और हाईएस्ट 3 ट्रिलियन के और आगे जा सकता है। और अगर इसे ऑक्शन में रख दिया जाए तो इसकी कीमत की कोई लिमिट नहीं होगी। जितना आपकी बोली ज़्यादा होगी आप इसे खरीद सकते हैं। अब लू फेंग भी जानता था कि एक ऐसा लाइफ वाला प्लैनेट जिसपे कभी एक अनडाइंग बीइंग राज किया करता था, वो एक हाईएस्ट लेवल का प्लैनेट जरूर होगा। और अब फिर लू फेंग उससे पूछता है कि तुमने 3 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स चाहिए। तो ऑफिशियल कहता है कि हाँ। तो लू फेंग कहता है कि मैं उसे लेना चाहता हूँ। अब लू फेंग के लिए धरती के लिए इन पैसों की कोई कीमत नहीं थी, और वो अपने धरती को बचाने के लिए कितने ही पैसे लुटाने को तैयार था। अब वो ऑफिशियल कहता है कि हमें माफ़ करें, लेकिन अगर आपको अर्थ को खरीदना है तो आपको पहले एक एप्लीकेशन भेजना होगा, और फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम लोग चेक करेंगे, और फिर ये डील फाइनल होगी। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि कितने दिनों का टाइम लगेगा। तो वो ऑफिशियल कहता है कि एम्पायर के लॉ के मुताबिक स्लोएस्ट 30 डेज का होता है, और फास्टेस्ट मैं कह नहीं सकता। शायद जितने में आप चाय के प्याले में चाय डालेंगे उतने में ये हो जाएगा। अब लू फेंग भी पैनिक करने लगता है कि 30 दिन ये तो बहुत है, क्योंकि नालान फैमिली अर्थ पे आ चुकी थी, और उनके बैकग्राउंड की वजह से ये ऑफिशियल उनका काम पहले करती। अब लू फेंग उनके पास जाता और कहता है कि मुझे इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाना है। तो वो ऑफिशियल माफी मांगते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक लोअर ऑफिशियल हूँ। तो लू फेंग कहता है कि अगर तुमने इसे 7 दिनों में किया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स दूंगा, और अगर तुमने 3 दिनों में किया तो मैं तुम्हें 100 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स दूंगा। अब वो ऑफिशियल भी देखता रह जाता है, क्योंकि उन ऑफिशियल की सैलरी तो हाई होती है, लेकिन पूरे ज़िंदगी में भी वो 100 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स की कीमत नहीं अदा कर सकते थे। अब ये 100 मिलियंस एक छोटे प्लैनेट के सबसे अमीर बंदे जितने पैसे थे। अब वो सोच ही रहा था कि लू फेंग फिर से कहता है कि अगर तुमने इसे 1 दिन में कर लिया तो मैं तुम्हें 500 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर दूंगा। और अब फिर वो आगे पूछता है कि अगर तुमने इसे 1 घंटे में किया तो मैं तुम्हें 1 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर दूंगा। अब ये सुनकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि 1 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। अब वो आदमी सीरियस होते हुए कहता है कि 1 घंटे में शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी बैकग्राउंड होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको 1 दिन का गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इस काम को 1 दिन के अंदर करके आपको दे दूंगा। अब लू फेंग भी ये बात सुनकर स्माइल करता है, और वो पैसे की ताकत को जान गया था कि अभी ये ऑफिशियल कह रहा था कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन जब इसे इतने पैसे मिले तो इसका मन बदल गया।
अब वो कहता है कि लेकिन मुझे अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट्स हैं और मुझे उन्हें अभी ही बुलाना होगा। और वो लू फेंग से 100 मिलियन मांगता है। तो लू फेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी 200 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स दे रहा हूँ और बाकी के 300 काम होने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। अब लू फेंग 3 ट्रिलियन डॉलर लगा रहा था तो ये 500 मिलियन डॉलर्स उसके सामने क्या ही चीज़ थी। अब फिर सीन चेंज कर हमें अर्थ के चाइना के सर्वाइवल बेस को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग नर्वस थे और वो लोग लू फेंग और थंडर गॉड इन्हीं सब के आशा में थे कि कब वो लोग क्या करेंगे और हम लोग इस मुसीबत से बाहर आएंगे। अब फिर हमें एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका सारी जगह उन्हीं ह्यूमन सेल हाउस को दिखाया जाता है जो कि नालान फैमिली के स्टार ट्रेवलर्स थे जहाँ पे वो चारों तरफ छानबीन कर रहे थे ताकि उन्हें कोई ट्रेजर्स मिल सके। अब फिर हमें नहलानसान फैमिली के फ्लीट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी सर पुला से कहता है कि हमने बीच से कम्युनिकेट किया और हमें वहाँ कुछ अजीब से सी बॉडीज भी मिले थे। अब वो लोग बरमूडा की बात कर रहे हैं और आप लोग तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानते ही हैं जो रियल लाइफ में भी खतरे से भरा हुआ है। अब वो लोग उसी की तरफ जाके निकल जाते हैं और वहाँ के सारी चीज़ों को स्कैन करने लगते हैं। और वहाँ पे उन्हें एक पिरामिड दिखता है जो कि 1200 मीटर लंबा था और वो बहुत बड़ा था। अब जब वहाँ का हाईएस्ट उन्हें देखता है तो उनकी आंखें चमक उठती है। अब जब वो उसे देखते हैं तो उसके ऊपर पूरा बॉडी कांपने लगता है और वो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा खजाना है। और वो कहते हैं कि ये तो ऑटोमन रेस के यूनिवर्सल शिप है और ये देखकर पुला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो कहता है कि हमें नहीं पता था कि इन ह्यूमन रेसेस के साथ इन ऑटोमन रेस भी होंगे। ये ऑटोमन रेस तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और हर ऑटोमन रेस का बंदा पावरफुल फाइटर हुआ करता था। और वो कहता है कि ऑटोमन रेस का लोएस्ट शिप भी सी ग्रेड के होते हैं लेकिन ये डी ग्रेड के लगते हैं और उससे भी हो सकता है कि ये हायर ग्रेड के शिप हो। अब पुला बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो वहाँ के एंट्रेंस को खोजने के लिए कहता है। वहाँ का एक आदमी कहता है कि लॉर्ड पुला वहाँ एंट्रेंस है। अब पुला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एंट्रेंस की तरफ निकल जाता है ताकि वो ऑटोमन रेस के शिप को अपने कब्जे में ले सके। और अब फिर पुला उस पिरामिड के एंट्रेंस के पास जाता है जो कि बहुत नीचे था और वहाँ पे ट्रायंगुलर रास्ता था। अब केबिन का डोर खुला हुआ था लेकिन कोई भी उसके अंदर जाने के लायक नहीं था। अब पुला वहाँ पे अटैक करके उसके स्ट्रेंथ को नापना चाहता था और फिर वो एक वेपन को उसमें फेंकता है। अब जैसे ही वो शॉट उसमें जाने लगती है एक लेजर आके उस वेपन को वेपोराइज कर देता है। अब पुला कहता है कि बहुत अच्छा और वो कहता है कि ये एक C2 ग्रेड का वेपन था और वो भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसके अटैक को एक नॉर्मल यूनिवर्सल लेवल 1 का बंदा नहीं हैंडल कर सकता है। अब फिर पुला दूसरे वेपन को लेता है लेकिन उसे टूटने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो पुला कहता है कि ये एक C5 ग्रेड का मेटल का टुकड़ा था और उसे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अभी शिप का डिफेंस का एंट्रेंस बाकी सब वेपन से स्ट्रॉन्गर था क्योंकि हमने X-81 में देखा था कि वो शिप किसी भी स्टार ट्रेवल 3 को मार सकता था लेकिन उनका लेजर बीम B6 का था और ये इसलिए किया जाता था ताकि कोई स्ट्रॉन्गर एनिमी आके उस शिप को चुरा न ले। अब पुला कहता है कि इसका एंट्रेंस ही इतना स्ट्रॉन्ग है शायद ये शिप E ग्रेड का हो सकता है। अब पुला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब वो लोग जानते थे कि जो मेटल ये शिप से बनी हुई है उसे डोमेन लॉर्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर 5 मिनट बाद हमें वर्चुअल यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहाँ पे यूका नालानसान के सामने 8 हाईएस्ट था और पुला बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए टीचर से कहता है कि हमने अर्थ पे ऑटोमन रेस के शिप को डिस्कवर किया है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि जब उनके टीचर को पता चलेगा कि अर्थ पे ऑटोमन रेस का शिप है तो उनका क्या रिएक्शन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।